ना। तो हम लास्ट में क्विज करेंगे जिसमें 30 to 35 क्वेश्चन होंगे। डेटाबेस, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वाटर पॉल्यूशन एक्ट, एयर पॉल्यूशन एक्ट, तो ये सब एक बार रिवीजन कर लेंगे ना। तो चलो आज का टॉपिक बड़ा आसान सा है, ठीक है। सबसे पहले आज के डेट से स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा, शायद 5 जून है। तो ये नीट के पेपर में क्वेश्चन आने के भरपूर चांस है। क्यों बोलो, 5 जून को ऐसा क्या है ना। तो कोई बच्चा बताए। 5 जून ये जीके बेस्ड क्वेश्चन है और नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बोलो किसी को मालूम है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, करेक्ट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इसलिए आप इकोलॉजी पढ़ रहे हो तो ये डेट याद करके जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और केवल पढ़ के नहीं जाना है, अप्लाई भी करना है। क्या अप्लाई करना है? आप अपने घर के पास जहां भी आप रह रहे, कम से कम एक पेड़, एक ट्री जरूर लगाइए, एक ट्री जरूर लगाइए। आपको इतना पढ़ाया जाता है ना, इतना इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ा, उसका एप्लीकेशन अपलोड नहीं करते। बस क्यों पढ़ रहे हो इकोलॉजी? क्योंकि सर हमें इकोलॉजी नहीं आता और नीट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीट में सर 12 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें तो आता ही नहीं है, इसलिए मेरा पिछले बार सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं तो ठीक है, आप पढ़िए लेकिन अप्लाई करना भी जानिए, इन्वायरमेंट को बचाना है। चलिए ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं डिफॉरेस्ट, तो यही कहलाएगा रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। जहां पेड़ों की कटाई हुई, जंगल को काटा गया, उसी जगह पे नया पेड़ लगा गया, इट इज अ रिफॉरेस्टेशन। ये पेड़, ये आपने इसकी कटाई कर दी, कटाई करने के बाद में इसी जगह पे आपने पेड़ नया लगा दिया, इट इज कॉल्ड द रिफॉरेस्टेशन ना। लेकिन अगर नए जगह पे तुम्हारा स्कूल है या खेत है ना, रोड के साइड में कुछ एरिया बचा है, नए एरिया में आप ट्री लगाइएगा, फॉरेस्ट लगाइएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे एफॉरेस्टेशन ना। तो डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन काटना, रिफॉरेस्टेशन उसी जगह पे नया पेड़ लगाना, फॉरेस्ट लगाना, और नए जगह पे प्लांटेशन करना, खेतों में लगा देना, अपने रोड साइड में लगा देना, स्कूलों में लगा देना, एफॉरेस्टेशन। चलिए ठीक है, ये एनसीईआरटी का वर्ड था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। चलो अब हमें एक पॉल्यूशन बचा हुआ था, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ये क्या है देखिएगा एनसीईआरटी में, और सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में। अब देखिएगा नीट में क्वेश्चंस आते हैं रेडियो एक्टिविटी वेस्ट मटेरियल ना, रेडियो एक्टिव जो वेस्ट मटेरियल होते हैं। सर रेडियो एक्टिव होता क्या? तो मेरे विषय आप सभी को मालूम है, सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? मैडम क्यूरी ने, हेनरी बेकरेल, ये सब नाम आपने सुना होगा। तो रेडियो एक्टिव बड़ा खतरनाक है, वो कुछ रेज इमिट करता है जो हमारे लिए तो बड़ा खतरनाक है। रेज ना, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो बहुत ही डेंजरस चीज रिलीज करते हैं। ये लीथल, एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है लीथल। लीथल मतलब जानलेवा है, जैसे लीथल जीन होता है ना। हम लोग गांवा गार्डन बनाते, सर ये गांवा गार्डन क्या है? स्ट्रेटजी का टेस्ट है, शायद आ सकता है गांवा गार्डन। सर ये क्या होता है? तो जो रेज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग म्यूटाजेन है। हम प्लांट लगा दिए, यहाँ पर हमने राइस का प्लांट लगा दिया या मेज का प्लांट लगा दिया, हमें नई वैरायटी तैयार करनी है। हम क्या करेंगे? गांवा रेस डालें। हम नहीं जाएंगे वहां पर हमने रेस डाला, गांवा रेस अप्लाई किया, और गांवा रेस क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग रेस है, बहुत एनर्जेटिक है, वो डीएनए को डैमेज करेगा, उससे हो सकता है म्यूटेशन हो। मान लो कि ये सभी प्लांट में म्यूटेशन हो गया, 100 प्लांट थे, सभी में म्यूटेशन हो गया, 99 खराब वाले म्यूटेशन। म्यूटेशन जनरली खराबियां ही लाता है, म्यूटेशन से फायदा कम, नुकसान ज्यादा। रैंडम होता है, खराबियां होगी, लेकिन मान लो कि एक प्लांट उसमें ऐसा मिला जो हमारे लिए यूजफुल हो गया ना, उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। देखो ऐसा है, गांवा गार्डन नाम आएगा ना, हमने रेज अप्लाई किया, हाँ 99% चांसेस है कि खराबी बनेगा, लेकिन उससे हो सकता है कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी बन जाए, तो साइंटिस्ट अप्लाई करता है। तो जब से रेडियो एक्टिविटी कॉन्सेप्ट ढूंढा गया तो साइंटिस्ट ने इसका नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा लिया, नुकसान वाला प्रोसेस ज्यादा हुआ। सर क्या? हमने एटॉमिक बम बना दिया, याद करो, एटॉमिक बम बनाया गया, और अमेरिका ने तो जापान पे 1945 में गिराया भी था, आपने पढ़ा है ना, हिरोशिमा और नागासाकी। कुछ चेन रिएक्शन होते हैं, बड़ा एनर्जी रिलीज होता है, बहुत बड़ा तबाही लाया था का जापान में।
ना, ये हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी आपको मालूम है। तो पूरा डर गए, पूरे अर्थ वाले जो भी लोग थे वो डर गए, अरे भाई ये रेडियो एक्टिव वाला तो बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है, ये तो एटॉमिक बॉम्ब है, लाखों का जान ले लेता है ना। तो ये बड़ा नेगेटिव था। लेकिन उसी दौरान कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला नहीं, पॉजिटिव यूज करना भी सिखाते हैं आपको। बोले सर पॉजिटिव यूज, तो बायो वाले को तो पॉजिटिव यूज आना चाहिए। बोले सर रेडियो एक्टिव केमिकल का पॉजिटिव यूज क्या है? हाँ, अरे याद करो प्लांट फिजियोलॉजी का कैल्विन साइकिल, मेल्विन कैल्विन ने जो C3 पाथवे ढूंढा था कि CO2 पहले जाएगा, फिर वो 3PGA बनेगा, PGL बनेंगे, उसके बाद में वो ग्लूकोज में बनेगा, पूरा जो पाथवे बताया था वो कैसे बताया उन्होंने? इस कार्बन को पूरे एनसीईआरटी में एक पेज लिखा है। सर एक पेज हमें तो नहीं दिखा, तुम्हें कभी नहीं दिखेगा, तुम्हें नहीं दिखेगा क्योंकि तुम वो पेज पढ़ते ही नहीं, कहाँ है सर? प्लांट फिजियोलॉजी जहां स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, उससे एक पेज पहले क्या मेल्विन कैल्विन का फिगर नहीं बना है? क्या मेल्विन कैल्विन की पूरी कहानी नहीं दे रखी है? क्या वहां नहीं लिखा है कि उन्होंने पाथवे कैसे बताया? तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन था, उन्होंने वहां पर कार्बन 14 वाला यूज किया और इसी से डिटेक्ट किया, पूरे पाथवे को पता किया कि पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन होता है। ये 3 स्टेप में होता है। मेन स्टेप कार्बोक्सिलेशन है, ये जो पाथवे आप पढ़ते हो। और सेकेंड मैंने भी पढ़ा है, जब आप पढ़ते थे हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, तो क्या आपने यहाँ पास बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज लिया था? क्वेश्चन आएगा, हर्शी एंड चेज ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? बैक्टीरियोफेज। किस बैक्टीरियोफेज? आंसर T2 बैक्टीरियोफेज। क्या किया? एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उन्होंने प्रोटीन जो था, यहाँ जो प्रोटीन थे ना, उसके अंदर सल्फर 35 वाला डाला, रेडियो एक्टिव ही तो किया था ना, तभी तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और वहां डीएनए को नॉर्मल रखा था, एक्सपेरिमेंट 1 में। एक्सपेरिमेंट 2 प्रोटीन को नॉर्मल रखा और डीएनए को रेडियो एक्टिव कर दिया था। याद आ रहा है? डीएनए को जो फॉस्फोरस होता है 32 वाला डाल दिया, रेडियो एक्टिव किया। यानी आज हम लोग लैब में रेडियो एक्टिविटी के हेल्प से, रेडियो एक्टिव ना जो एटम्स है उसके हेल्प से हम लोग कई सारे रिसर्च करते हैं, लेकिन सभी को अलाउड नहीं। तुम्हें जाओगे, तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे, इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। सर क्यों परमिशन? हम भी साइंटिस्ट बनना है तो हमें क्यों परमिशन चाहिए? अरे बड़ा दिक्कत है। दिक्कत ये है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेज इमिट करते हैं, और तुमने अगर ढंग से उसका ट्रीट नहीं किया, तुम क्या करोगे? यूज करोगे, वेस्ट बनेगा, उसके बाद फेंक दोगे ना। तुम उसको ढंग से रख रखाव नहीं करोगे, और रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है वो खत्म नहीं होता कभी। आपने हाफ लाइफ पीरियड पढ़ा है, मुझे तो ये पढ़ाया गया था केमिस्ट्री में, हाफ लाइफ पीरियड होता है ना, इतना है, इतने दिनों में आधा रह जाएगा। यानी पहले 100 रेडिएशन आ रहे थे, अब 50 रेडिएशन आएगा, अब 25 रेडिएशन आएगा। इसलिए हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी प्रॉब्लम है। आज भी बोलते हैं ना, आज भी वहां जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें म्यूटेशन देखा जाता है। सर क्यों? हमने तो बॉम्ब 1945 में डाला था, तो इफेक्ट क्यों दिखता है? तो केमिस्ट्री अप्लाई कर दो ना। अरे अमेरिका में 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब डाला, तो वो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना, वो मटेरियल वहां के सॉइल में, वहां के वाटर में, वहां के प्लांट्स में, वहां के एनिमल्स के अंदर में इंटर कर चुके हैं ना, मिट्टियों में बैठे है। और मिट्टियों में जो बैठा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, वो कभी खत्म थोड़ी होगा। हाँ, इफेक्ट आधा होगा, हाफ लाइफ पीरियड होगा। पहले 100 थे, अब 50, अब 25 ना, तो उसके इफेक्ट कम होते जाएंगे, लेकिन अभी भी वो खत्म तो कभी होगा नहीं, इनफाइनाइट, कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए तुम सुनते हो कभी न्यूज में कि आज भी हिरोशिमा नागासाकी में ये इफेक्ट दिखता है ना, वहां पूरा बंजर बन गया, पूरा इफेक्ट उसका दिखता है। क्यों? मिट्टियों में समा चुके, प्लांट में जा चुके, वहां से रेस इमिट करते रहते। इसलिए जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उनके पॉजिटिव यूज भी है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव एटॉमिक बम बनाई है, इंडिया ने भी बनाया है, पाकिस्तान ने भी बनाया है, दोनों इसलिए एटॉमिक वॉर लड़ते रहते हैं ना, कि भाई यहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे। बहुत सारे कंट्री ने बनाया पॉजिटिव यूज रिसर्च में, लेकिन बाद में पता चला साइंटिस्ट को, अरे
जो हम लोग एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं ना, उसमें क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। आपको अच्छे से आता है, मेरे से अच्छे आपकी फिजिक्स होगी, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इसलिए इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज। अगर हम कंट्रोल्ड वे में यूज कर दे, अगर हम कंट्रोल्ड वे में यूज कर सके, तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तब एक कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रिसिटी का, एक कॉन्सेप्ट आया हम एटॉमिक रिएक्टर बना सकते हैं, और वहां हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हमने कंट्रोल फॉर्म में यूज किया तो ना। यूरेनियम 35 235 ले लीजिए, उसका ब्रेकडाउन कीजिए कंट्रोल्ड वे में, इससे जो एनर्जी निकलेगा उससे टरबाइन मशीन मूव कर रही है। एक बार टरबाइन मशीन मूव कर गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो आज पूरे वर्ल्ड में ये बड़ा अच्छा टेक्निक आया कि हम लोग रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट से ना रिएक्टर बनाएंगे, रिएक्टर जहां इलेक्ट्रिसिटी बनता है ना। तो ये यूएस ने, यूके ने, यानी कि यूएस मतलब अमेरिका, यूके मतलब इंग्लैंड, यूएसएसआर, उस टाइम यूएसएसआर था, रशिया था, इंडिया ने भी लगाया, यूरोप ने भी लगाया, लार्ज स्केल में। सर इसके फायदे या नुकसान, ध्यान से सुनना, इसका फायदा या नुकसान, पहले फायदे पे बात करते हैं। क्या फायदा है सर, इंडिया में तुम कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे, कोल से, कोल का बर्निंग होगा तो लार्ज स्केल में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, पॉल्यूटेंट, पार्टिकुलेट मैटर रिलीज करेंगे, हाईली डेंजरस, हमारे लिए बहुत नुकसानदेह। सेकेंड चीज, कोल कब तक यूज करोगे, खत्म हो जाएगा ना, फॉसिल फ्यूल है, 100 साल 200 साल 300 साल, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा। कब तक यूज कीजिएगा, खत्म हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल है। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ग्लोबल वार्मिंग का डर, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा डर कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर रहा है। इसलिए एक वर्ल्ड ने कॉन्सेप्ट दिया ग्रीन एनर्जी बोले, मतलब सर ग्रीन एनर्जी कहने का मतलब एनर्जी का सोर्स ऐसा हो जिससे जीरो पॉल्यूटेंट रिलीज हो। पॉल्यूटेंट कहने का मतलब मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही ना हो, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी ना। तो यही बस एक कॉन्सेप्ट आया, रेडियो एक्टिविटी का भी यूज करके रेडियो एक्टिव केमिकल को तोड़िए और उसे एनर्जी को रिलीज कराइए। लेकिन इंडिया में केवल 3% एनर्जी इस कॉन्सेप्ट से आता है। हाँ, एटॉमिक रिएक्टर से केवल 3% इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। सर क्यों, जब सर सब ठीक ठाक है, अच्छा चीज तो है सर, यूरेनियम 235 लाएंगे या थोरियम लाएंगे, हाँ कई सारे केमिकल्स है, एटम से उसको तोड़ेंगे और उसके बाद ब्रेक होगा, एनर्जी रिलीज होगा, अच्छा तो कॉन्सेप्ट है। और CO2 तो रिलीज होगा भी नहीं, ग्रीन एनर्जी, और जितना चाहे उतना बनाइए, खत्म भी नहीं होगा। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जितना तेजी से ये एटॉमिक रिएक्टर लगाया गया, उससे डबल टाइम 10 टाइम्स तेजी से उस रिएक्टर को बंद करने की बात चल रही है। और यूरोप ने तो पूरी तरह से बंद कर दिया, अमेरिका ने तो बंद कर दिया। जितनी तेजी से लगाया गया उतने तेजी से क्लोज कर दिया गया। सर क्लोज क्यों, क्लोज का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। हाँ, वर्ल्ड में 2 बड़े इंसिडेंट, देखो ये आपका रिएक्टर है, एटॉमिक रिएक्टर, इसके अंदर में यूरेनियम 235 रख दिया, किसी तरह से इसके अंदर में प्लूटोनियम में किसी तरह से इसके अंदर में लीकेज हो जाए। अगर लीकेज होगा तो ये क्या करेंगे, यहां फट जाए, मान लो सुनामी आ गया या अर्थक्वेक आया, ये फट जाएगा तो समझो ना ये लीकेज हो जाएगा, वहां के पानी में मिक्सअप हो जाएंगे, अगल बगल में पानी में मिक्सअप हो जाए, वहां के सॉइल में मिक्सअप हो जाएंगे। अगर ब्लास्ट हो गया, जैसे एटॉमिक बम में ब्लास्ट होता है, इसी तरह इसमें ब्लास्ट अगर हो गया तो पूरा का पूरा चारों तरफ पूरे एरिया में फैल जाएगा। इसलिए 2 ऐसे इंसिडेंट दे रखे हैं। एक दे रखा है 3 माइल्स आइलैंड, अमेरिका की एक कहानी दे रखी, 3 माइल आइलैंड में एक ऐसा लीकेज देखा जा चुका है, कहां, अमेरिका में। और दूसरी एनसीईआरटी में दे रखा है, बोलो कौन सा, चेरनोबिल। एनसीईआरटी में सेकंड दे रखा है चेरनोबिल, जो कि यूक्रेन में है। वहां पास एक बड़ा धमाका हुआ और ये न्यूक्लियर प्लांट फट गया, और फटने के बाद में लीकेज हुआ, और लीकेज से काफी लोग मारे गए।
आज वो शहर पूरा जगह सुनसान है, कोई जाना ही नहीं चाहता। काहे कि मालूम में वहां की मिट्टियों में, पानी में, प्लांट में, एनिमल में ये जाकर के मिल चुके और वो रेज इमिट कर रहे। हम जाएंगे, वो रेस तो कभी खत्म नहीं होगा, इफेक्ट खत्म होते जाएगा, घटते जाएगा, लेकिन वो रेस तो हमेशा के लिए कभी खत्म नहीं होंगे। अब वहां इंसान नहीं रह सकता। तो ये जो दो बड़ी घटना, और एनसीईआरटी में दो ही, तीसरा मैं बताता हूं। अगर आपने 2010 के आसपास सुना होगा कि जापान में एक जगह था फुकुशिमा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, नेट पे रिसर्च कर लीजिएगा, फुकुशिमा। वहां न्यूक्लियर रिएक्टर था, और सुनामी में, जैसे अर्थक्वेक जमीन पे आता है, सुनामी पानी में आता है, और सुनामी में ये बायो जो रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो फट गया, क्योंकि ये समुद्र के किनारे ही बनाए जाते हैं, पानी के किनारे ही बनाया जाता है, क्योंकि पानी को यूज कर सके। तो वो फट गया और वहां लीकेज हुआ, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो पूरे वर्ल्ड में इसे बैन करने की बात चल रही है। तो इंडिया में भी गिने चुने, रावत भाटा, बहुत सारा नाम सुनिएगा, कुंडाकुलम, कालापक्कम, कुछ कुछ नाम है, इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है ना। लेकिन इंडिया में एक तो सबसे पहली बात, जैसे इंडिया में ये चीज लगाया जा रहा है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं समझिए, आपको बता दिया, डर है, उसके अंदर ब्लास्ट हो सकता है, लीकेज हो सकता है, वहां डैमेज हो सकता है। पहला चीज, अगर तुमने लगा लिया, जबरदस्ती तुमने लगा लिया, चलो भाई ठीक है, सबसे बड़ा दिक्कत है इसका वेस्ट मटेरियल को क्या कीजिएगा, इसके वेस्ट मटेरियल को क्या कीजिएगा, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। इंडिया के पास में यूरेनियम 235 नहीं है, वो अमेरिका से मांगता है, वो अमेरिका से मांगता है, अमेरिका से मांगता है। इसलिए तुम सुनना, एक वर्ड को सुनना ना, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका एक न्यूक्लियर डील हुआ था, नाम सुनोगे बार बार, न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर डील, ये इसी के बारे में कहानी थी, न्यूक्लियर डील के बारे में ना। मनमोहन सिंह बोल रहे थे कि भाई इंडिया में देखो यार, फॉसिल फ्यूल ज्यादा है नहीं, हम कहां से इलेक्ट्रिसिटी दे, गांव गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है, इंडिया पास ऑप्शन नहीं है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी ज्यादा हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगे, उसके लिए U-35 चाहिए, यूरेनियम 235 चाहिए। अमेरिका बोला नहीं देंगे। क्यों? तुम लोगों का भरोसा नहीं है, तुम लोग वेस्ट मटेरियल का क्या करोगे पहले बताओ। इंडिया के पास में वेस्ट मटेरियल को ट्रीट करने का उपाय नहीं था, बता ही नहीं रहे इंडिया, हाँ, तो भाई क्या करे, क्या करे। तो एनसीईआरटी में लिखा है वेस्ट मटेरियल को ट्रीट करने का 3 तरीके, प्रोसेस वाइज चलेंगे। सबसे पहले जो वेस्ट मटेरियल होगा उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होंगे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसका ट्रीटमेंट कीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए, यानी कि उसके अंदर में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको किसी तरह से नलिफाई कीजिए, उसको प्री ट्रीटमेंट कीजिए। वेस्ट को डिस्पोज करना है, फेंकना है, कहीं गाड़ना है, तो सबसे पहले तो उसको प्री ट्रीटमेंट कीजिए कि रेडियो एक्टिव केमिकल कम हो जाए। सेकेंड, उसे सिल्डेड, एनसीईआरटी का लाइन को पड़ेगा, सिल्डेड हेवी मेटल लाइक द ना, पीबी का ले लिया, लेड का ले लिया, हेवी मेटल्स, पूरा सिल्डेड कंटेनर बनाया, सिल्डेड कंटेनर बनाया, और इसके अंदर में आप रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल को डाल दीजिए, सिल्डेड पूरी तरह से ढक करके मोटा सा लेयर बनाया ना कंटेनर, उसके अंदर में डाल दिया। अब ले जाकर के कहां इसे फेंका जाए, क्या जमीन में डाल दिया जाए? नहीं, एनसीईआरटी का लाइन पढ़िए, नीट का पेपर का क्वेश्चन था, नीट में 2 साल पहले यही क्वेश्चन आया था। आप पथरीले जगह, रॉकी जगह, जहां पर पहाड़ है, पत्थर है, रॉकी एरिया, पहाड़ वाले एरिया में जाइए, और ध्यान से सुनना, उस एरिया में 500 मीटर, एनसीईआरटी में यही है, लाइन लिखा है, और नीट के पेपर का यही क्वेश्चन था, 500 मीटर का गड्ढा खोदिए, 500 यानी हाफ किलोमीटर, 500 मीटर का एक गड्ढा खोदिए, और उसके अंदर में इस कंटेनर को दफना दीजिए, डाल दीजिए, ऊपर से पत्थर वत्थर डाल दीजिए, पूरा पैक कीजिए। बोले ठीक, और ऊपर में बोर्ड वोर्ड लगा दीजिए, बोर्ड वोर्ड लगा दीजिए कि भाई इस एरिया में जाना नहीं है, और माइनिंग तो करना ही नहीं है, इस एरिया में बेटा माइनिंग तो करना ही नहीं है, और कोई आदमी को जाना भी नहीं है। लेकिन इंडियन आदमी, अगर तुम लिख दोगे इस एरिया में नहीं जाना है ना, इस एरिया में माइनिंग नहीं करना है ना, हमने कुछ चीजें वहां पर डंप की है, इंडिया वाला सोचा अरे भाई लगता है सोना वोना डाला होगा, इंडिया वाले क्या करेंगे भाई, उसी एरिया में जाएंगे, वही माइनिंग करेंगे, और इसको ढूंढेंगे, अरे भाई मिल गया, ये तो खजाना मिल गया भाई, लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोना
चांदी पूरा प्लेटिनम छुपा करके रखा है, देखो ना कितना मोटा चादर का बना है भाई, एकदम कंटेनर है और बहुत सिल्डेड है। लगता है इंडिया के गवर्नमेंट ने पैसा छुपाया है इसमें, अब निकाल करके लेते आएंगे भाई। लाओ भाई, तुम तो मरोगे ही, पूरा इन्वायरमेंट को खत्म कर दोगे ना। तो कुछ लोग सलाह देते हैं कि आप क्या करो ना, इसे कहाँ, वेस्ट मटेरियल को कहाँ डाल दो। कुछ लोग बोलेंगे अंटार्कटिका में फेंक दो। क्यों? अंटार्कटिका में कोई इंसान रहता नहीं है, वहां पर बर्फ भरे रहते, उसी को आप 500 मीटर पे जाइए, नीचे में डंप कर दीजिए। कुछ लोग बोलते कि मार्स पे ना फेंक दो, वहां तो लाइफ वाइफ है भी नहीं। मार्स नाम का जो हमने अभी प्लेनेट डिस्कवर्ड किया है, जो हमने जानना स्टार्ट किया है, वहीं ले जाकर के डंप कर दो। अलग अलग सब कॉन्सेप्ट देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि समुद्र के अंदर में, हम तो रहते नहीं, समुद्र के अंदर में आप गड्ढा बनाइए और उसी के अंदर में डंप कर दीजिए। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है, जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है, वही आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? रॉकी एरिया, पथरीले जगह पे जाइए, 500 मीटर की खुदाई कीजिए, डंप कीजिए, कवर कीजिए, रेड कलर का आप एक डाल दीजिए, भाई इस एरिया में आना मना है, और माइनिंग तो कर ही नहीं सकते। फिर भी आपके एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछ दिया, फिर भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं। एक तो न्यूक्लियर प्लांट बनाने के दौरान प्रोटेस्ट हुआ, दूसरा बोले नहीं वेस्ट मटेरियल यहां नहीं डालने। क्यों बताओ? एनसीईआरटी ने पूछा लोग क्यों प्रोटेस्ट करते हो, ये सेफ नहीं, ये पथरीले जगह पे 500 मीटर की गहराई पे भी डंप करना ये सेफ नहीं है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्यों? बताओ, कोई आंसर देगा तो उसका सिंपल सा आंसर दीजिए। सर वहां अगर लीकेज हो जाए, फट जाए, हो सकता है वहां पर गल जाए वो मेटल्स, और वहां अगर लीकेज हो गया, वहां के पानी में, ग्राउंड वाटर में अगर मिक्सिंग हो गया, तो समझिए कितना बड़ा तबाही आएगा। समझिए ना, अगर यहाँ पर लीकेज हो गया किसी तरह से, हाँ वो डिग्रेड हो गया और वहां के ग्राउंड वाटर में मिक्सिंग हो गया, तो समझिए पानी में अगर आ गया, इस पानी को तो आप भी पीजिएगा, एनिमल्स भी लेंगे, और आपके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आ गया तो समझिए तबाही होगा। इसलिए ये बहुत डेंजरस पार्ट है, ये बहुत डेंजरस पार्ट है, इसलिए इन्वायरमेंट वाले इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, क्या इंडिया में न्यूक्लियर प्लांट लगाना चाहिए? इकोलॉजी वाले रोकेंगे, नहीं नहीं इन्वायरमेंट के लिए खराब है। फिजिक्स वाले बोलेंगे तो भैया इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी लाओगे कहां से, कोल है नहीं, विंड की पावर है नहीं, सोलर एनर्जी इतना है नहीं, तो कहां से लाओगे? इसलिए आजकल तुम देखोगे सोलर पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, सोलर एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है। इसके लिए चाहिए टेक्निक, सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। तो इंडिया बार बार, तुम देख रहे हो आजकल सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट बढ़ते जा रहा है, हर घर में सोलर एनर्जी वाला लगाया जा रहा है। आजकल जो भी गाड़ियां चल रही है वो भी बताया जा रहा है कि सोलर एनर्जी से उसको चलाया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अब इंडिया में, ये वर्ल्ड वाइड आना स्टार्ट हो गया। चलो मेरे में से क्लियर है सभी को? फटाफट हैंड रेस करो, और एनसीईआरटी मैंने तुम्हारे लिए रखा है, चलो फटाफट हैंड रेस करो, मेरे में से ये सभी को क्लियर होगा। कहानी है, कुछ नहीं करना है, एक बार एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा। तो दो बड़े इंसिडेंट कौन कौन से थे, कर लीजिए, कौन कौन से थे बोलिए। यही है टॉपिक आपका, रेडियो एक्टिव वेस्ट, देख लीजिए, ढूंढिए। 500 मीटर डीप लिखा है कहीं पास, ये नीट के पेपर का क्वेश्चन था। तुम्हें लगेगा कहानी सुन लिया, नहीं, नीट में क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। चलो फटाफट दिख गया। सेकेंड, लास्ट में क्वेश्चन दिखा, व्हाई डू यू थिंक दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल इज नॉट एग्रीगेबल टू मेनी पीपल। बहुत सारे लोग इस मेथड पे एग्री नहीं करते, आप भी एग्री मत कीजिए, आप भी एग्री मत कीजिए, सर लीकेज हो गया तो। इसलिए अब जब भी आप वेस्ट मटेरियल को डालिएगा तो 3 मेथड, पहला देखो एनसीईआरटी में लिखा है प्री ट्रीटमेंट, पहले आप ट्रीट कर लीजिए कि रेडियो एक्टिविटी का जो रेडिएशन है वो कम हो जाए। सेकेंड, आप पथरीले जगह पे जाइए, 500 में, हाँ पहले कंटेनर में उसको डालिए ना, जो बहुत ही मोटा लेयर का हेवी मेटल्स का बना होगा जिसे रेज नहीं निकल सके। और तीसरा 500 की गहराई पे डाल दीजिए। दो याद रखिएगा इंसिडेंट, ऊपर में देखिए लिखा हुआ है 3 माइल आइसलैंड आपको दिखेगा, चेरनोबिल इंसिडेंट, 3 माइल आइलैंड अमेरिका में, चेरनोबिल यूक्रेन। चलो तो मेरे से कर लोगे, आप सभी लोगों को समझ में आ गया। चलो ठीक है।
हाँ, बायोटेक में यूज होता है। मेरे से बायोटेक में यूज रेडियो एक्टिव केमिकल का नहीं, प्लांट फिजियोलॉजी में होता है मेनली। हाँ, ए करेक्ट बोला, साहिदा करेक्ट बोला, प्रोब है। हाँ ठीक है, करेक्ट बोला। जो प्रोब बनाते हैं तो उसमें रेडियो एक्टिव ही सब्सटेंस तो ऐड करते हैं फिंगरप्रिंटिंग में। इसीलिए सभी जगह फिंगरप्रिंटिंग नहीं होता, सभी जगह ऑटो रेडियोग्राफी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जैसे साइंटिस्ट रहेंगे तो रेज वाला चीज तो डाल दिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, फेंक दिया मिट्टी में, भाई वहां तो तबाही मचा देगा, म्यूटेशन बहुत क्रिएट करेगा। चलो ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। चलो अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं डागर साहब का, केस स्टडी ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है और मेरा थोड़ा फेवरेट है, तुम लोगों को कई बार डिस्कस किया है, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट। चलो फटाफट डागर साहब की कहानी पढ़ लेते हैं। ठीक है, डागर साहब की कहानी क्या है? हाँ, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, 2 लाइन में सीखिए। आज मॉडर्न जमाने में ग्रीन रिवॉल्यूशन, पैदावार बढ़ाइए। इंडिया में 1960 में आया ग्रीन रिवॉल्यूशन, पैदावार बढ़ाया गया और बढ़ फूड का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया? हमने हाइब्रिड वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी यूज किया, ठीक है, लेकिन हमने धड़ल्ले से यूज किया केमिकल्स, फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर यूज किया हमने, पेस्टिसाइड यूज किया इंसेक्ट्स को मारने के लिए, फंगस के लिए यूज किया फंजीसाइड, और हमने यूज किया वीडीसाइड। बताइए, ये सारे केमिकल्स से अब क्या नुकसान है मैं नहीं बताऊं। किसान अपने खेतों में धड़ल्ले से केमिकल्स यूज कर रहा है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, फंगस को मारने के लिए, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, अनवांटेड प्लांट को मारने के लिए। अब मैं नहीं बताऊंगा इस केमिकल से क्या नुकसान है, आप बताइए। इस केमिकल से है नुकसान 2, बताइए। सबसे पहला नुकसान, ये केमिकल्स कैसे हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सर इससे क्या नुकसान होगा? मैं नहीं बताऊंगा। बायोमैग्निफिकेशन होगा, बायोमैग्निफिकेशन होगा। इस पे पूरा हमने कहानी पढ़ रखा है डीडीटी पे, मैंने पूरी कहानी आपको डीडीटी में समझा रखी है, अब बातें नहीं करेंगे। दूसरा नुकसान, दूसरा नुकसान, आपने खूब सारा न्यूट्रिएंट डाला, खूब न्यूट्रिएंट डाला तो आपको एक और नुकसान होगा, यूट्रोफिकेशन। आपने अपने खेतों में खूब सारे नाइट्रेट, फॉस्फेट डाले, एनपीके डाला, बह करके कहां जाएगा? लेक में, पॉन्ड में, यूट्रोफिकेशन होगा। ओवरऑल हमें नुकसान। इसलिए अब सभी ने एग्री किया, केमिकल मत डालिए, खेत है केमिकल मत डालो, पैसा जितना लेना है ले लो, केमिकल नहीं। तो हमने कॉन्सेप्ट लाया ऑर्गेनिक फार्मिंग, ए भाई किसान लोग, तुझे पैसा 100 रुपए की जगह 200 रुपया दे दूंगा, 200 रुपया दे दूंगा, लेकिन केमिकल वाला खाना मत खिलाओ। तो बोले क्या करेगा किसान? बोलो, अरे सर हम बता देंगे ना, उसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दे देते हैं जिससे वो नाइट्रोजन फिक्स कर सके, माइकोराइजा का एसोसिएशन करा देते हैं जिससे कि फॉस्फेट का अमाउंट बढ़ जाए, हो गया, फर्टिलिटी आप बढ़ा सकते हो। इसी तरह से आप यहां पर पेस्टिसाइड नहीं यूज कीजिए, आप यहां यूज किए बायो पेस्टिसाइड। आप यहां पर बैक्टीरिया डाल दो, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, आप यहां पर न्यूक्लियो हेड्रो वायरस डाल दीजिए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ना है ना। इंसेक्ट्स को मारने के लिए लेडी बर्ड यूज कर सकते हैं, कई सारे बैक्टीरिया जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं। तो आप यहां पास अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोग जा रहे हैं जिसमें केमिकल ना के बराबर हो, ऑर्गेनिक फॉर्म में। तो यहां पास एक केस स्टडी दे रखा है, एक किसान थे, कहां के? हरियाणा के ना, डागर साहब, रमेश चंद्र डागर। तो डागर साहब की कहानी पढ़ लीजिए, 1 लाइन का है, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की कहानी। बोलिए ये क्या होता है? जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की कहानी, सिंपल कहानी सुन लो पहले। तुम ही हो रमेश चंद्र डागर, मान लो तुम ही हो रमेश चंद्र डागर। सर क्या करेंगे? कुछ मत करिए, हाँ खेती कीजिए, प्लांट लगाया, कोई केमिकल नहीं डालना है। तो सर फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी?
खेत लगाया, लेकिन साथ साथ में उन्होंने डेयरी इंडस्ट्री भी लगाया, डेयरी इंडस्ट्री भी लगाया। बोले सर इससे फायदा, डेयरी इंडस्ट्री से दूध बनेगा, मिल्क बेचिए, पैसा कमाइए ना। डेयरी इंडस्ट्री से जो वेस्ट बनेगा, यानी जो गोबर बनेंगे, उसके यूज कीजिए। क्या यूज करना है? 2 यूज। जो वेस्ट गोबर बना, एक गोबर गैस प्लांट में यूज कर लीजिए। दूसरा, उस गोबर को कंपोस्ट में, गोबर गैस प्लांट में क्या होता है, यूज हो गया, उसके बाद में वो एक फर्टिलाइजर का काम करता है, उस फर्टिलाइजर को यहां ऐड कर दीजिए, फर्टिलिटी बढ़ेगा। क्या किया हमने? डेयरी इंडस्ट्री, उसके वेस्ट मटेरियल को हमने खेतों में पैदावार में फर्टिलाइजर के लिए फॉर्म में यूज कर लिया। बोले ठीक है। अब सेकेंड चीज यहां पास, खेती कैसे, केमिकल तो डालना नहीं था। अब देखो, प्लांट जब खत्म हो गए तो इसके जो भी वेस्ट बने, प्लांट के जो भी वेस्ट बने, उसको या तो आप यूज करके कहां भेजो, कंपोस्ट बना लीजिए, खाद बना लीजिए। प्लांट के जो भी प्रोडक्ट है उसको आप अच्छे से खाद में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा काम, उस वेस्ट मटेरियल को आप गोबर गैस प्लांट में यूज कर सकते हैं। अब उससे गोबर गैस प्लांट से क्या बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी। अब इस इलेक्ट्रिसिटी का फायदा अपने घर में यूज करो, या फिर अपने पंप चलाइए। पानी का जो पंप है, जो कोई भी खेत है तो उसको पानी चाहिए, पानी कहां से आएगा? कोई पंप से आएगा। एनर्जी कहां से आएगा? तो हमने इसी इलेक्ट्रिसिटी से वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व किया। ठीक है, तो देखो एक दूसरे से जोड़ते जाए। इसी खेत में आप बी कीपिंग कर सकते हो, फायदा पॉलिनेशन में फायदा होगा। दूसरा, शहद बन जाएगा, चलो ये भी फायदा। अगर आपके पास में थोड़ा पानी वाला एरिया है, बारिश होती है, तो आप एपीकल्चर भी कर लो, पिसिकल्चर कर लीजिए, वहां पर आप फिश का प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। तो एक दूसरे से जोड़ करके पूरी एक कहानी दे रखी है। ये थी कहानी, ठीक है, डागर साहब की। ये बड़ा फेमस हो गए, इसलिए एनसीईआरटी ने इसे केस स्टडी में जगह दे दी। आपकी एनसीईआरटी ने इसे केस स्टडी में जगह दे दी। लोगों को पता चला, और किसान को ये चीज पता चला, तो सभी किसान इनके पास पहुंच गए। तो उन्होंने एक कमिटी, एक वेलफेयर कमिटी बना ली ना, तो इसी को कहा गया किसान वेलफेयर कमिटी। तो ये बड़ा फेमस है हरियाणा में। अब धीरे धीरे लोग और इसमें ऐड होते जा रहे हैं। तो एक बड़ा सा फेमस सा कहानी है, एनसीईआरटी में दे रखा है, देख लीजिए। तो ये है आपकी डागर साहब की कहानी, रमेश चंद्र डागर की। पढ़ लीजिएगा, ये बच्चों वाली केस स्टडी ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, फिलहाल उसमें 5000 फार्मर के मेंबर हैं। उसका नाम है हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, सोसाइटी नहीं क्लब है। तो कैसे यूज करना है हो जाएगा। चलो, मेरे में से यहां तक सभी को क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है। चलो, अब इसके अंदर में एक टॉपिक है 1 लाइन का, तो मैं वापस एक लिंक जनरेट कर देता हूं, और उसके बाद में क्विज कर लेते हैं, जिसमें मैं 30 क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर करते जाना। ठीक है, बस यहाँ पर एक पढ़ लेना, खुद से पढ़ लेना, इकोसैन एनसीईआरटी में दे रखा है। वाटर पॉल्यूशन टॉपिक में इकोसैन, सर ये होता क्या? कुछ नहीं, इकोलॉजिकल सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब सर, अरे जो तुम्हारे घर में टॉयलेट है वो इकोलॉजिकली होना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए ठीक ठाक होना चाहिए, इकोलॉजिकली यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। सर कैसे? कुछ नहीं करते, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं, हम लोग फॉलो भी नहीं किए। तुम्हें मैं बताऊंगा तुम भगा दोगे, नहीं ये बेकार कौन से बता रहे हो सर, ये पढ़े लिखे हुए लोग हैं वही यूज कर रहे हैं। और इंडिया में सबसे पढ़ा लिखा हुआ जगह केरला में यूज हो रहा है। उसके नीचे में एक जगह है श्रीलंका, वहां लोग यूज कर रहे हैं। सर होता क्या है? तुम यूज नहीं करोगे, मुझे मालूम है, मैं बताऊंगा, हंसी में डाल दोगे, सर नहीं ये बेकार का कॉन्सेप्ट। क्या किया गया? बोला गया कि जो टॉयलेट होता है वहां पर मैक्सिमम आपके ठीक ठाक पानी जो इरिगेशन में यूज हो सकता था ना, वो पानी आपने फ्लश करके बहा दिया। कितना पानी आपका वॉश आउट होता है रोजाना? तो इन्होंने बोला कि देखो, एक हमने डब्बे की तरह इस तरह का बनाया है, हाँ एक मैंने डब्बे की तरह बना दिया है। आपको क्या करना है, यही टॉयलेट है आपका, इसमें एक तो पानी वाटर का यूज कम से कम होगा, बोले ठीक है, फ्लश नहीं करना है, वाटर का यूज कम से कम होगा। सारा जो आपका टॉयलेट का जो वेस्ट मटेरियल है वो बायोडिग्रेडेबल हो, तो उसको अंदर डाल दीजिए। ठीक है, जब ये पूरा
डब्बा भर जाएगा, पूरा डब्बा भर जाएगा। इसको निकालिए और इसको सनलाइट में रख दीजिए, सनलाइट में रख दीजिए, ठीक है, 4 से 5 महीने के लिए, 4 से 5 महीने के लिए, बोले ठीक, रख दिया 4 से 5 महीने के लिए। अब क्या होगा, वो अपने आप आपका टॉयलेट अब नहीं रहा, वो जो आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा था वो अपने आप एक मैन्योर में, एक खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। वो ब्लैक कलर में एक मैन्योर, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, आपके ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल ही तो है, तो वो कहते हैं कि वो अपने आप मैन्योर में, खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। किसान को दे दीजिए, किसान को दे दीजिए, पैसा वैसा भी कमाइए, पैसा वैसा भी कमाइए, किसान भी खुश हो जाएगा, उसे फ्री फोकर का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिल रहा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिल रहा है ना। अब क्या करना है, तो यही कहानी है। तो अगर आप डॉक्टर ना बने हो तो ये भी काम कर सकते हो। ह्यूमन एक्सक्रीटा इकट्ठा करो एक डब्बे में, सबके घर में लगा दो, उसको ले जाकर के अपने जो खेत है वहां रख दीजिए, वहां पर छोड़ दीजिए, अपने आप वो क्या हो जाएगा, अपने आप वो क्या होगा, खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को आप किसान को बेच भी सकते हो, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा से भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। तो यही दिया गया इकोलॉजिकल सैनिटेशन, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, इको और सैन। इंडिया में अभी बहुत कम जगह जहां पढ़े लिखे हुए लोग हैं वहीं यही यूज हो रहा है। तो एनसीईआरटी में वाटर पॉल्यूशन में ये चीज मेंशन होगा। चलो, तो एक क्यूज कर ले, फटाफट बोलो कौन कौन तैयार है क्यूज के लिए, फटाफट बोलो कौन कौन तैयार है क्यूज के लिए। ये चैप्टर हो गया एंड। तो मैं 20 मिनट्स का एक क्विज कर लेते हैं, लगभग उसमें 30 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपको बस आंसर करना है, आपको बस आंसर करना, आपका रिवीजन हो जाएगा, ये चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा। फटाफट बोलो यस या नो, यस या नो, फटाफट बोलो। ठीक है, तो हम एक लिंक जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद में केवल और केवल मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, चैप्टर एंड हो गया, चैप्टर इज एंड। चलो ठीक है, तो हम लोग इसे करते हैं एंड।